In this video, we are going to discuss about careers in biology and about Muslim scientists. अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है. व्हाट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस. अब पिछले वीडियो में हमने सारी डिफरेंट ब्रांचेस जो थी वो डिस्कस की थी और अब हम कह रहे हैं कि हर ब्रांच का साइंस में डिफरेंट इंटर रिलेशन होता है. बायोलॉजी जो है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है. इसकी दूसरी ब्रांचेस के साथ मतलब कि इंफॉर्मेशन को ये रिलेट कर रहा होता है. साइंस में हर ब्रांच जो है उसका दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशन होता है और वो मिलकर एक डिफरेंट ब्रांच भी बना सकती है. जिस तरह से हम लोग अगर स्टडी करते हैं एनिमल्स में मूवमेंट, हम लोगों ने उनकी मूवमेंट देखनी है ना कि वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, और वही चीज़ हम लोग फिज़िक्स में भी देख रहे होते हैं, लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये सब जो हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बनाते हैं. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहले अगर बायोलॉजी को और फिज़िक्स को हम रिलेट करके पढ़ें, उनके इंटर रिलेशन को हम लोग कहते हैं बायोफिज़िक्स. बायोफिज़िक्स में ये होगा, हम लोग मसल्स और बोन्स की मूवमेंट देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग उसको लॉज ऑफ फिज़िक्स के साथ जो है वो रिलेट करेंगे. सेकंड वन, अगर हम बायोलॉजी और जियोग्राफी के रिलेशनशिप को देखें तो उसको हम लोग बायोजियोग्राफी कहते हैं. इसमें हम लोग को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स देखेंगे. थर्ड वन, अगर हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को आपस में रिलेट करें तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे. इसके अंदर हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेस देखते हैं और उनकी केमिकल नेचर देखते हैं, ये सारी चीज़ें. फोर्थ वन, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी को अगर हम रिलेट करें तो उसको हम लोग बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसमें हम लोग डिफरेंट बेनिफिट्स और लॉज वगैरह देख रहे होते हैं. फिफ्थ वन इज़, अगर हम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को रिलेट करके पढ़ें तो वो बायोमेट्री होती है या बायोमैथमेटिक्स होती है. इसमें हम लोगों ने डाटा एनालिसिस जो है वो करनी होती है. अब ये जो था ये सारा इसका ब्रीफ इंट्रो था. नेक्स्ट हम लोग जो रिलेशनशिप है उनको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, इन सारी सब्जेक्ट्स को. अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोफिज़िक्स. बायोफिज़िक्स में इन्होंने बोला है कि ये सबसे पहले कि इसमें डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स. और ये प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स बेसिकली जो बायोलॉजिकल फिनोमेना के साथ एप्लीकेबल हों. अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को लिवर का फंक्शन पता है कि हम लोग उसकी एक साइड पे एफर्ट अप्लाई करते हैं और दूसरी साइड से वो लोड उठा लेता है. और यही सेम चीज़ जो होती है ये एनिमल्स के लिम्स के साथ होती है, हमारे हाथों के साथ होती है, बाजुओं के साथ होती है. लाइक हमारा जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है. हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और हम लोग चीज़ उठा लेते हैं. तो इस तरह से फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स और बायो लाइक एनिमल्स की चीज़ें, एनिमल्स के लिम्स, उनकी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपस में जब हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो आ जाता है बायोफिज़िक्स में. सेकेंड टाइप हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री. अब इसमें वो वाली सारी स्टडी आ जाती है जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले प्रोसेसेस और कंपाउंड्स के बारे में करते हैं और उनकी केमिस्ट्री देखते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, हमें रेस्पिरेशन होती है, हमें पता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें. तो केमिस्ट्री का नॉलेज रखते हुए अगर हम इस चीज़ को पढ़ें तो तब हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन किस तरह से ब्रेक डाउन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बन रही है. ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं बायो केमिस्ट्री में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री. अब इस तरह से होता है कि जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक मेडिसिन है वो डिफरेंट लोगों को देते हैं. हम लोग कहते हैं इतने लोग जो थे इफ़ेक्टेड हैं इससे, इतनी फीमेल्स इफ़ेक्ट हो रही हैं, इतने मेल्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये उनका नंबर है. अब उन सब को कैलकुलेट करने के लिए, उस सारे डाटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग मैथ यूज़ करते हैं. तो बेसिकली बायोमेट्री में यही होता है कि हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन उसके अंदर हम लोग मैथ के टूल्स, उनकी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने जो डाटा है, जो हमने रिसर्च की है, उसके डाटा को ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें. तो बेसिकली बायोमेट्री में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का कम्बिनेशन होता है. फोर्थ हमारे पास आ जाता है बायोजियोग्राफी. जियोग्राफी होता है बेसिकली हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज़म डिफरेंट तरह की जगहों पे रहते हैं. डिफरेंट स्पीशीज़ हर मुख्तलिफ़ जगहों पे पाई जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली होती है.
तो बायोजियोग्राफी में हम लोग वो वाला नॉलेज अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग एक तो जियोग्राफिकल रीजन देखते हैं और उसके ऊपर रहने वाले सारे बायो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं कि सर्दी इलाकों में किस तरह के स्पीशीज़ पाए जा रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं, और गर्म इलाकों में किस तरह के पाए जा रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं। 5th टाइप अब हमारे पास आ जाती है बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता है, इकोनॉमिक्स में हम लोग किसी चीज़ का प्रॉफिट देखते हैं, उसका लॉस देखते हैं, उसके बेनिफिट्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बायो इकोनॉमिक्स में हमारे पास वो स्टडी आ जाती है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं बट एज एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लाइक हम कर रहे हैं वीट, फसल की ग्रोथ हुई है, हम देखना चाह रहे हैं कि जो गंदम की फसल थी उसकी कितनी कॉस्ट वैल्यू आई है, वो कितनी प्रॉफिट वैल्यू हमें मिल रही है, उसके बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं, लॉस कितने हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। अब हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हमने बोला था इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, वैसे वैसे साइंस में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो वास्ट होता जा रहा है और हमने उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है। अब पहले हम स्टूडेंट्स को बस यही आइडिया होता था कि या आप डॉक्टर बन सकते हैं या आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इतनी इम्प्रूवमेंट्स आ गई है और बायोलॉजी में भी इतने सारे कैरियर्स आ गए हैं कि अब स्टूडेंट के पास जो है वो अच्छी खासी ऑप्शंस होती हैं कि उसने किस फील्ड में जाना है। तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली कैरियर्स को ही डिस्कस करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ता है तो वो कौन कौन से कैरियर्स में जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल 8 कैरियर्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्दर इनके अलावा भी बहुत से पाए जाते हैं बट ये वन ऑफ द फेमस है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन और सर्जरी को, फिर फिशरीज़ को, 3rd पे एग्रीकल्चर, नंबर 4th पे एनिमल हस्बेंड्री आएगा, 5th पे हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो हम टोटल 8 कैरियर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब हमें पता है कि मेडिसिन का जो प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर हम लोग इंसानों की डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनको कैसे ठीक करना है, उनको कैसे डायग्नोज करना है, उनका ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग मेडिसिन के अंदर करते हैं। दूसरी तरफ है सर्जरी। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं या तो उनको हम ठीक करते हैं सर्जरी करके, या अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो अगर ज़्यादा सीवियर केस है हम उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, उनका ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किडनी में स्टोन्स हो जाएं तो वो रेनल सर्जरी करके स्टोन्स रिमूव कर देते हैं, या किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकती है और लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी हो सकती है। अब ये दोनों प्रोफेशंस जो हैं ये पाकिस्तान में एक ही कोर्स के अंडर होते हैं, MBBS करके स्टूडेंट ये कर सकता है, और MBBS के बाद जो है वो फर्दर स्पेशलाइजेशंस कर लेता है डिफरेंट चीज़ों में। न्यूरोसर्जन बन सकता है, डिफरेंट दूसरी ब्रांचेज़ में भी वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है। नंबर 2 पे आ जाती है हमारे पास फिशरीज़। अब फिशरीज़ के नाम से पता लग रहा है ये फ़िश के रिलेटेड होना है। तो ये वाला प्रोफेशनल जो है इसके अंदर आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं फ़िश प्रोडक्शन के रिलेटेड। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पाए हैं जो कि ये वाली जिसके अंदर ये जो उनसे फिशरीज़ के प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर रहे हैं। इनका मतलब कि मेन जो फोकस है वो यही होता है कि वो फ़िश की प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हांस कर सकें। पाकिस्तान के अंदर आप लोग ये वाला कैरियर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपने बैचलर्स किया हो या मास्टर्स किया हो ज़ूलॉजी में या फिशरीज़ में। ज़ूलॉजी मैंने आपको बताई थी, ये होती है स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब 3rd पे हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये होता है कि ये प्रोफेशंस जो होते हैं ये फूड क्रॉप्स, फसलें और जानवर इन सब के साथ जो है वो डील करते हैं, जो कि हमारा सोर्स ऑफ फूड है जिससे हमें खुराक मिलती है। अब एक एग्रीकल्चरिस्ट का काम यही होता है कि वो फसलों की बेहतरी के लिए काम करे, जैसे वीट, राइस, कॉर्न, इन सब की बेटरमेंट के लिए काम करे, और एनिमल्स जैसे कि बफलो, कोज हो गए जिनसे हम लोगों को खुराक मिलती है, हमें मीट मिलता है, दूध मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ किसके अंडर आता है, एक एग्रीकल्चरिस्ट में। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन करवा रही हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको पहले हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो क्लियर करनी होगी। 4th में हमारे पास आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। अब एग्रीकल्चर में ये था कि हम लोग फूड क्रॉप से भी डील कर रहे थे और एनिमल से भी डील कर रहे थे, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में ये आता है कि हम लोग
सिर्फ एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे डील करते हैं। ये भी एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एनिमल्स जैसे कैटल, शीप वगैरह जिनको हम मवेशी कहते हैं। और पाकिस्तान में भी इसके प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, लेकिन आपको पहले इसके लिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन करनी होगी। अभी जो आपकी होगी 9th-10th जो है ये मैट्रिकुलेशन होती है। इसके बाद आप लोग एफएससी करते हैं। एफएससी के बाद जो है वो आप फिर बैचलर्स करते हैं। बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है, इसमें आप लोग आर्ट ऑफ गार्डनिंग, लाइक गार्डनिंग के रिलेटेड जो है आप काम करते हैं। और एक हॉर्टिकल्चर इसका काम होता है, इसने जो डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं प्लांट्स की, फ्रूट प्लांट्स की। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, होते हैं एक फ्रूट प्लांट्स। वो वाले प्लांट्स जिन पे मतलब के फल वगैरह उगते हैं उनको हम लोग फ्रूट प्लांट्स कहते हैं। और जो प्लांट्स हम लोग एज अ डेकोरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, एज अ ऑर्नामेंट यूज़ किए जाते हैं, उनको हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। तो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का यही काम होता है कि वो डिफरेंट वेराइटीज़ इनकी बनाता है, डिफरेंट प्रोडक्शन करवाता है। अब आपने देखा है कि पहले जो था हमें यही कंसेप्ट था कि रोज़ जो है वो ओनली रेड कलर का होता है, लेकिन अब ये हॉर्टिकल्चर ने डिफरेंट तरह की जीन एक्सप्रेसिंग करके जो है वो रोज़ेज़ को ब्लू, ब्लैक, वाइट इस तरह के कलर जो है वो बनाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स जो है वो ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इनको हायर एजुकेशन करनी होगी। फार्मिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स आ जाते हैं। हमने उनकी डेवलपमेंट करनी है, उनकी मेंटेनेंस करनी है। फार्म्स डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि एनिमल फार्म्स हो गए, उसके अंदर हमें पता है एनिमल फार्म्स में हम लोगों ने उनकी बेटर प्रोटीन, बेटर मिल्क सोर्स वाले एनिमल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन करवानी होगी। और दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म्स आ जाते हैं, तो इसमें हम लोग चिकन्स और एग्स, ये वाला सारा काम इसमें आ जाता है। इसके अलावा बहुत से फ्रूट फार्म्स होते हैं, उनमें हमारा काम होता है कि हम लोगों ने ऐसे प्लांट्स ग्रो करवाने हैं जो कि डिफरेंट तरह के और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स थे। अब स्टूडेंट जो है जिसने ऑलरेडी एग्रीकल्चर पढ़ा हो, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज इनमें से कुछ भी पढ़ा हो, तो वो ये वाला प्रोफेशन जो है वो इजीली अडॉप्ट कर सकता है। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाती है फॉरेस्ट्री के वर्ड से ही पता लग रहा है ये फॉरेस्ट के रिलेटेड है। इसके अंदर जो है प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं, नेचुरली अकरिंग फॉरेस्ट, उनका ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट से एडवाइस लेकर उनके मशवरे के मुताबिक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ़ॉरेस्ट कितने ज़रूरी होते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये फॉरेस्ट्री का कोर्स करवा रही हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है इससे पहले आपको या हायर एजुकेशन लेनी होती है या आपने बैचलर्स किया हो ज़ूलॉजी में या बॉटनी में। 8th टाइप है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये वाली जो फील्ड है बायोलॉजी में, ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट प्रोफेशन है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि उसने डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए, ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके लाइफ में। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ये वाला कोर्स करवा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें भी सेम वही स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने पहले हायर एजुकेशन करनी है या बैचलर्स किया हो आपने। तो यहाँ तक जो थी ये सारी हमारी थी कैरियर्स इन बायोलॉजी, जो कि स्टूडेंट जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं अगर उन्होंने बायोलॉजी रखी है। इसके अलावा और भी बहुत से वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 डिस्कस की गई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुरान एंड बायोलॉजी। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने डिफरेंट जगहों पे बहुत सारी हिंट्स दी हुई हैं हमारे लिए, इंसानों के बारे में, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में। और अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया हुआ कि वो गौर व फिक्र करे। इवन जो अब अमेरिकन साइंटिस्ट होते हैं वो कुरान से हेल्प लेते हैं, अगर उन्होंने कोई फर्दर कोई न्यू ईजाद करनी हो, ठीक है, वो कुरान मजीद से नॉलेज लेते हैं, उनसे हिंट्स लेते हैं, उन पर गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सी आयतों में हिंट्स दी हुई हैं, इनमें से जो कुछ हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। अब जैसे सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इन जानवर जो हैं वो तकरीबन 60 to 70% जो है वो पानी से बने होते हैं। हमारे जो सेल्स का प्रोटोप्लास्ट होता है वो 70% वाटर ही होता है। तो ऊपर वाली आयत में मतलब कि यही हिंट हमें मिली हुई है कि इंसान जो है वो पानी से बना हुआ है। हमारा जो ओरिजिन है सारे जानदारों का वो सेम है, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया हुआ है कि वो उनकी दी गई हिंट्स पे जो है गौर व फिक्र करें,
ताकि बहुत सी जानदारों की मिस्ट्रीज़ जो हैं वो सॉल्व हो सके। अभी हमने इतने सारे ऑर्गेनिज़म्स, इतने सारे जानवर, कीड़े, हशरात, ये सारी चीज़ें इतनी डिस्कवर नहीं की हुई जितनी अभी पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक आयत है सूरह रहमान की, आयत नंबर 14 में बोला हुआ है उन्होंने, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, यानी कि उन्होंने इंसान को एक लोथड़े से बनाया, मिट्टी के एक लोथड़े से। एक और वर्स में वो कह रहे हैं कि देन फैशन वी ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन वी क्लॉड अ लिटिल लम्प, देन फैशन वी द लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लॉटेड द बोन्स विद द फ्लैश, यानी कि पहले हमने एक कतरा डाला, उसमें हम लोगों ने क्लॉट डाला, देन उसमें हमने हड्डियाँ डाली एंड हमने गोश्त डाला। इस तरह से इंसान बनाया गया या जानदार बनाया गया। तो ये सारी जो थी कुरान मजीद में हिंट्स हैं कि किस तरह से जो है इंसान जो है वो बनाए हैं, किस तरह से एनिमल्स और ह्यूमंस ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। अब नेक्स्ट इस आयत में आप देख सकते हैं सूरह अल नूर है, उसकी 45 आयत में बोला हुआ है कि अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये चीज़ भी हमें पता है कि हर जानदार जो है वो पानी से बना हुआ है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, उनमें से कुछ जो थे वो अपनी बेलीज पे मूव करते हैं, लाइक जैसे स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई, ये सारी चीज़ें। अदर्स वॉक ऑन 2 legs, और कुछ जो थे वो 2 टांगों पे चलते हैं, ये इंसान के बारे में कहा हुआ है। एंड अदर्स ऑन 4, ये बकरियां, शेर, ये सब ये 4 टांगों पे चलते हैं। और नेक्स्ट कह रहे हैं अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, और अल्लाह जो चाहे वो करता है। अब इन सब आयतों से हमें यही पता लग रहा है कि हम सब का जो ओरिजिन है वो सेम है, हम एक ही चीज़ से बने हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉडिफिकेशन आती गई है। और कुरान की जो हिंट्स हैं ये सिर्फ हमें हमारी डेवलपमेंट और ओरिजिन नहीं बताती है, हमें डिफरेंट तरह की करैक्टरिस्टिक्स भी बताती हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद पे भी गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या बताना चाहा है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट। अब हमें पता है बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी और हमें उनको सारी अवेयरनेस है कि उन्होंने क्या क्या काम किया। यहाँ पे हम लोग कुछ 3 साइंटिस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जाबिर बिन हयान, ये 721 से 815 AD तक थे। ये ईरान में पैदा हुए थे और ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक, इन्होंने इराक में मेडिसिन पर काम किया था। इसके बाद इन्होंने केमिस्ट्री पे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन भी की थी और इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पे बुक भी लिखी थी। इनमें से जो फेमस बुक्स हैं वो हमारे पास अल नबातात और अल हैवान। सेकंड वन इज़ अब्दुल मलिक आसमाई, ये 740 से 828 AD तक थे। अब ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में डिस्कस किया था। इनकी फेमस जो राइटिंग्स है वो है अल अबील, जो कि उन्होंने कैमल पे, ऊँट पे लिखी थी। अल खैल, जो कि उन्होंने हॉर्स, घोड़े पे लिखी है। अल वहूश, जो कि एनिमल पे है। और कलकल इंसान। थर्ड साइंटिस्ट इज़ बू अली सीना। बू अली सीना को एज अ एविसीना भी कहा जाता था मगरिब में, क्योंकि ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन थे। इन्होंने मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा काम किया था और इसके अलावा ये एक फिजिशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोइट भी थे। और इनकी वन ऑफ द फेमस बुक है अल कानून फ़ी अल तिब, जिसको आप वेस्ट में, मगरिब में अंग्रेज़ लोग कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। और आज भी बहुत सी चीज़ों में इन बुक्स से जो हैं वो हेल्प आउट ली जा रही है। अब ये सारे साइंटिस्ट जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबको आना चाहिए एज अ 9th क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं इनकी। जाबिर बिन हयान है सबसे पहले, सेकंड पे अब्दुल मलिक आसमाई एंड थर्ड वन इज़ बू अली सीना। तो आवर टॉपिक वाज दिस। इस वीडियो में हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।